अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर अ पार्टिकल इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल। से ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की गई है तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, ये तो बताया था। अगर हाँ पोटेंशियल की बात करता तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट रहेगा। जो आपका पोटेंशियल है वही बस कांस्टेंट रहेगा, और जो आपका फोर्स है इनसाइड द शेल वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और रिलेशन क्या होता है? माइनस डी वी बाई डी एक्स, राइट। Next question. Two spheres of mass m and capital M are situated in air and gravitational force between them is capital F. The space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3. The gravitational force will. देखो यार, पहले भी हमने बताया था कि ये जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये कभी भी किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सो नो डिपेंडेंसी ऑन मीडियम। आप क्या बोल सकते हो? नो डिपेंडेंसी ऑन मीडियम। और जब भी इवन आप फोर्स का फॉर्मूला भी लिखते होगे तो जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पे कहीं भी मीडियम आता है क्या? नो मीडियम डिपेंडेंसी। ठीक है, तो हमेशा जैसा आपका पहला फोर्स था वैसा ही फोर्स आज भी रह जाएगा। नेक्स्ट, a mass capital M is split into two parts M and capital M minus M, which are then separated by a certain distance with what ratio of M upon capital M maximizes the gravitational force between the two parts? अच्छा, मैक्सिमाइज क्या कर रहे हो? ग्रेविटेशनल फोर्स को ही क्या कर रहे हो? मैक्सिमाइज कर रहे हो, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं। सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लेते हैं। दो मास में सेपरेट किए हो, एम और कैपिटल एम माइनस एम, तो इन दोनों के बीच में कितना लगेगा फोर्स? सर एम और कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। और कितना डिस्टेंस से सेपरेट किए हो? जो चलो जो भी डिस्टेंस है उसको आर स्क्वायर मान लो। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे पहले बताओ कि वेरिएबल क्या है। अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशिएट करने के लिए आप सबसे पहले ये ढूंढोगे कि भाई वेरिएबल कौन है, किसके रिस्पेक्ट में हम इसको क्या करें? डिफरेंशिएट करें। तब हमको ध्यान में आया कि जो भी डिस्टेंस है उसने पहले ही बोल रखा है सेपरेटेड बाई अ सर्टेन डिस्टेंस, तो भाई जो भी डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। और उसने स्प्लिट किया है एम और एम माइनस स्मॉल एम, यही चीज पता नहीं है। और बट रेशियो भी क्या पूछा है उसने? एम बाई कैपिटल एम का रेशियो पूछा है कि वो मैक्सिमाइज हो जाए। मतलब जो भी आप क्या कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो, ठीक है, जिस भी मास में आप स्प्लिट कर रहे हो उस पे डिपेंड कर रहा है कि मैक्सिमम होगा कि नहीं। दैट मीन्स आपका जो वेरिएबल है वो क्या है? मास है। तो हम क्या करेंगे, हम जो डिफरेंशिएट करेंगे वो स्मॉल एम के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, जैसा भी स्मॉल एम का वैल्यू आएगा उसी हिसाब से एम कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम भी क्या हो जाएगा? वेराई हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, डी बाई डी एम अपना चालू कर दिया। तो हमको पता चला कि भाई आर तो क्या है? कांस्टेंट है इसमें, तो इसको बाहर निकाल लो। जी भी क्या? यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? डी बाई डी एम ऑफ दिस वन, है कि नहीं? और यही आपको क्या करना है? इसी को जीरो के बराबर करना है। तो सबसे पहले जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा कैपिटल एम और ये आ जाएगा -2m। इसको जीरो के बराबर करोगे। जब जीरो के बराबर करोगे तो m विल बी इक्वल टू 2m। स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम की बात हुई है, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम ये किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 के बराबर आ जाएगा। तो आई थिंक ये चीज़ क्या है, बड़ा आसान है, सिंपल डिफरेंशिएशन करना था। मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन था, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नहीं था। Next question. The acceleration due to gravity on the planet A is 9 times the acceleration due to gravity on planet B. A man jumps to a height of 2 meter on the surface of A. What is the height of jump by the same person on the planet B? The acceleration due to gravity on the planet A, ये चीज ध्यान में रखिए। उसने बोला है acceleration due to gravity, मतलब जो small g की वैल्यू है on planet A is 9 times the acceleration due to gravity on planet B। ठीक है भाई। अ मैन जम्प्स टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर ऑन द सर्फेस ऑफ ए। अच्छा, अगर आप लोगों ने अगर इस चीज़ को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप ये चीज़ जानते होंगे कि जो भी ग्रेविटी का क्या होता है, रिलेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, वो क्या होता है? इनवर्स होता है। ये तो आपको पता ही होगा। मतलब अगर जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा वहाँ पे आप क्या कर सकते हो? कम डिस्टेंस ट्रैवल ट्रैवल कर पाओगे, क्योंकि जहाँ पे जी ज़्यादा वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा और वो आपको अपनी तरफ और खींचने की कोशिश करेगा। सो दैट्स वाई वहाँ पर जो आप जंप लोगे या फिर कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल करोगे ना, वो हमेशा क्या होगा?
वो उतने ही रेशियो से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिस रेशियो से आप जी की वैल्यू बढ़ाओगे। सो इस रिलेशन से जी एच इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर कभी भी किसी दो बॉडी को कंपेयर करते हो जिसका जी और एच कैलकुलेट कर रहे हो, तो G1H1 विल बी इक्वल टू G2H2। ये अपना नॉर्मल सा क्या है, अपना केस था। वैसे ही इवन आप एग्जाम्पल भी पढ़ते होगे इसमें कि मून पे आपको पता है ना, मून पे क्या होता है, आपकी जो जी की वैल्यू होती है वो अर्थ से क्या होती है, 6 टाइम्स लेस होती है। दैट्स वाई आप वहां पे जब जंप करते हो ना, तो वो 6 टाइम्स ज्यादा जंप कर पाते हो जो कि आप अर्थ पे जंप कर रहे हो। समझ में आया, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल पुल 6 टाइम्स कम है। तो अगर सॉरी, अगर आप सेम एफर्ट लगाते हो, सेम एफर्ट में आप वहां पर कितना जंप कर पाते हो, 6 टाइम्स ज्यादा। ये इनवर्स रिलेशन ही हुआ ना दोनों के बीच में। तो वैसा ही सेम सिनेरियो यहाँ पर भी है। व्हाट इज द हाइट ऑफ जंप बाय द सेम पर्सन ऑन द प्लैनेट बी। व्हाट इज द हाइट ऑफ सेम, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे खुद ही बोल रखा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट का क्या है, 9 टाइम्स किसके रिस्पेक्ट में है, बी के रिस्पेक्ट में है। तो ज्यादा किसका है, ए के रिस्पेक्ट में। तो इसका जो जंप होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इसका जो जंप होगा वो 9 टाइम्स छोटा होगा। इसका अगर वो ए, अ मैन जंप्स टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर ऑन द सर्फेस ऑफ ए, तो बाय डिफॉल्ट बी में क्या होगा, उसका 9 टाइम्स ज्यादा होगा। तो 2 मीटर का 9 टाइम्स कितना हो जाएगा, 18 मीटर। मतलब इसमें तो आपको कुछ पेन भी छूने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको थोड़ा मतलब बहुत कन्वेंशनल वे में जाना है तो बगल में सॉल्यूशन दे रखा है, बट मैं सॉल्यूशन देखता नहीं हूँ। जो अपना सॉल्यूशन है, जो अपना अप्रोच है, उस चीज को आप कायम रखें। नेक्स्ट इज assume that the acceleration due to gravity on the surface of the moon is 0.2 times। अच्छा, 0.2 टाइम्स मीन्स 5 गुना कम। ठीक है, परसेंटेज में ये चीज सर ने आपको बताया होगा, जब भी आप 0.2 लिखते हो, 0.2 को जब आप रेशनल नंबर में कन्वर्ट करोगे इट बिकम्स 1/5। 1/5 मीन्स 5 गुना कम। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। ठीक है भाई, वहां पर ग्रेविटी क्या है, कम है। वैसे तो 6 गुना कम होता है, बट इसने एजम्पशन लिया है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। इफ आर ई इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन द अर्थ सर्फेस, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑन द सरफेस ऑफ द मून फॉर द सेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। देखो, मैकेनिक्स में भी मैंने हमेशा बताया है, जब भी सेम वेरिएबल्स के बीच में आपको रिलेशन निकालना हो ना, हमेशा आप क्या करो, जो भी वहां पर कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है उसका फॉर्मूला लेकर आओ। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, मैक्सिमम रेंज की। अब मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला मैंने आपको मैकेनिक्स में ही बता रखा है, बोलो बता रखा है ना। तो वहां पर मैकेनिक्स जब आप खोलोगे तो मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला है, आपको ये चीज देखने को मिलेगा। समझ में आया। तो जैसे ही आप ये चीज देखोगे, आप यहाँ पे पहले ही समझ जाओगे कि अगर ठीक है सर, जो जिस भी हम एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको हम कांस्टेंट रख देते हैं। ठीक है, और जिस भी वेलोसिटी से हम थ्रो कर रहे हैं उसको भी हम कांस्टेंट रख देते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा रेंज और जी के बीच में, वो क्या बनेगा, 1/g। मतलब जिसका जी कम, वहां पर रेंज क्या होगा, कवरेज ज्यादा होगा। यही चीज तो हम पहले भी करते आ रहे हैं, चाहे वो हाइट जंप निकालो चाहे वो रेंज का निकालो, बात क्या है, एक ही है। अगर आप जंप ले रहे हो अर्थ पे, अगर क्या कर रहे हो आप, अगर h डिस्टेंस का जंप ले रहे हो, तो मून पे आप 6 टाइम्स का क्या लेते थे, जंप लेते थे। वैसे यहाँ पर आज बोल रहा है कि भाई 6 टाइम्स नहीं है, 5 टाइम्स ही कंसिडर करने का, क्योंकि आज जो ग्रेविटी है वो 5 टाइम्स कम है, 6 टाइम्स कम नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट रेंज क्या हो जाएगा, जिसका 5 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू अर्थ। तो यहाँ पे भी देखो, कुछ सॉल्व करने का मतलब पेन पकड़ने का भी कोई माजरा उठता नहीं था। अब कोई पकड़ ले तो भाई अब बात अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the height of the point vertically above the earth's surface at which acceleration due to gravity becomes 1% of its earth value। आपको उस डिस्टेंस पे बताना है कि जहां पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो कितनी हो जाए, 1% ऑफ द अर्थ वैल्यू हो जाए। तो भाई ये तो बड़ा ही आसान है, आप ऊपर जा रहे हो, वर्टिकली एबव जा रहे हो ना, तो आप फॉर्मूला भी किसका लगाओगे, वर्टिकली एबव वाले का ही लगाओगे। जब आप अर्थ पे थे तो आपकी जी की वैल्यू कितनी थी, GM/स्मॉल आर। स्मॉल आर आप अर्थ पे थे तो वो क्या, सेंटर से सरफेस की डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर ऑफ अर्थ ही हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका ये फॉर्मूला लगाया करते थे। अब जब आप किसी हाइट पे जाते हो, तो हाइट पे जाते हो तो आप क्या कर रहे हो, वही आज फॉर्मूला GM/स्मॉल आर ही है। बट फर्क इतना है कि अगर आप कुछ डिस्टेंस ऊपर जा रहे हो, तो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस सरफेस से समथिंग ऊपर जा रहे हो, तो वो डिस्टेंस आप लेके जाओगे। तो ये फॉर्मूला हो जाता है। आपको बताया भी था कि ये जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, इनवर्स पैराबोलिक होता है। देखो,
इनवर्स पैराबोलिक है कि नहीं है रिलेशन, जब आप एबव द सरफेस जाते हो और इनसाइड द सरफेस जाते हो तो वो कैसा रिलेशन होता है, लीनियर रिलेशन होता है। बताया भी था 1 - d/r, यही होता है जी डैश। ये अंदर के लिए होता है, डेप्थ के लिए होता है। ये किसके केस में, डेप्थ के लिए होता है। और यहाँ पे देखो जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। और यहाँ पे देखो जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्स पैराबोलिक है। तो आप क्या कर लो, हमको पता है कि भाई जो जी डैश, जो नया जी डैश दिया है वो 1% दिया है। 1% किसका, जो सरफेस पर है, सरफेस पर अगर जी है उसका 1% कितना रह गया, 0.01 इंटू जी रह गया। समझ में आया? तो आप सिंपली क्या कर लो, रेशियो ले लो, जी डैश अपॉन जी। इस चीज का ही रेशियो लेने का है, तो ये आपका कितना रह जाएगा, ये यहाँ पर बस मैं लेकर आ चुका हूँ। और इसका सिंपली फॉर्मूला क्या कर दो, अपना इक्वेट कर दो। एक के जगह पर क्या है, आर ऑफ अर्थ है, जी डैश, तो इसका डिनोमिनेटर में आर ई प्लस एच आ जाएगा। और इसके डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये आर ई स्क्वायर बन जाएगा। तो यही चीज़ है। 0.01 को तुम क्या लिख सकते हो, 1/100 लिख सकते हो। सिंपली सॉल्व आउट कर दो। ठीक है, ये स्क्वायर है, इसका आप इधर इस तरफ रूट लोगे तो आ जाएगा आर ई अपॉन आर ई प्लस एच विल बी इक्वल टू 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आर ई विल बी इक्वल टू आर ई प्लस एच, ये हो जाएगा 9 आर ई विल बी इक्वल टू एच। तो डायरेक्टली एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 आर। या फिर डायरेक्टली वो आर ई बता सकते हैं तो h/9। ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The speed of Earth's rotation about its axis is omega. Its speed is increased to x times to make the effective acceleration due to gravity equal to 0 at the equator. Then x is. देखो बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, एंड कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी इससे एसोसिएटेड है जो डायरेक्टली एग्जाम्स में आते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर अर्थ रोटेशन की बात हो रही थी। वो ये बोलना चाह रहा है कि जो करेंटली अभी अर्थ का रोटेशन है, सपोज वो ओमेगा है। अच्छा, रोटेशन की वजह से मैंने पहले भी बताया था कि इसका जो रिलेशन होता है जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू, या फिर डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये रिलेशन पहले भी बताया था। ये रोटेशन की वजह से। और इक्वेटर पे अगर कोई चीज़ है तो इक्वेटर पे क्या हो जाता है, आपका जो थीटा होता है वो थीटा क्या हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है, जो लैटिट्यूड की वैल्यू है वो वहां पर कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। और यहाँ पे इक्वेटर की बात हो गई, दैट्स वाई मैं वो कॉस स्क्वायर थीटा वाला टर्म लिखा नहीं है मैंने। ठीक है, तो ये जी डैश है। अब ये बोल रहा है कि इट्स स्पीड इज इंक्रीज टू एक्स टाइम्स टू दैट इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स टू जीरो। मतलब ये इफेक्टिव जो एक्सेलरेशन है ये किसके बराबर हो जानी चाहिए, जीरो के बराबर। मतलब ये जो आपका क्या है अर्थ, मतलब जो भी पोल्स पे आपका जो वैल्यू होता है या फिर जो नॉर्मल वैल्यू है, वो पूरा का पूरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किससे अपोज हो जाए, उसके रोटेशनल जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो मैंने आपको बताया था, ये रहा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, और अंदर की तरफ आपका क्या लग रहा है, एम जी लगता है, राइट। तो आप वो ये बोलना चाह रहा है कि जो नेट वेट आपका फील हो वो क्या हो जाए, जीरो फील हो, तभी तो नेट ग्रेविटी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। मतलब ये जो एम जी है वो किसके बराबर हो जाए, एम ओमेगा स्क्वायर आर। मतलब आप इतना रोटेशन प्रोड्यूस कर दो कि आपके एक्चुअल वेट के बराबर वो कितना प्रोड्यूस कर दे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यहाँ से जो आपका रिलेशन आएगा वो ये आएगा, जी विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, और जो ओमेगा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जी बाई आर का रूट। ठीक है, तो अभी के टाइम पर देखो, जब रोटेशन ओमेगा था तो ओमेगा के टाइम पे जो अपना टाइम पीरियड होता था वो टाइम पीरियड कितना होता है, 365 डेज का होता है। सॉरी, अर्थ रोटेशन है ना 24 आवर्स। सॉरी, मैं रिवॉल्यूशन ले गया। उसका भी रिलेशन होता है, इसको अभी समझो 24 आवर्स, है कि नहीं। अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या कर लो, अब आपको क्या करने का है, आपको रिलेशन निकालने का है। तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देता हूँ। जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो जब आप ये सारी वैल्यूज को पुट करोगे ना, आर अपॉन जी, जब ये सारा रूट अंडर डिवाइडेड सब कुछ मैंने पुट कर दिया, जब ये टाइम पीरियड निकालोगे इट विल कम आउट टू बी 84.6 मिनट्स ओनली। ये कितना आएगा, 84.6 मिनट्स। तो यहीं से समझ में आ जाता है कि जब ये इतना टाइम पीरियड आ रहा है, पहले टाइम पीरियड कितना था, 24 आवर्स। अच्छा, ये भी मिनट्स में इसको भी कन्वर्ट कर देता हूँ ना, 24 × 60। तो यहाँ से समझ में आ जाता है, अगर ओमेगा निकालने का है, ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली टाइम पीरियड के प्रोपोर्शनल है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से क्या कर लूंगा, मैं यहाँ से ओमेगा निकाल लेता हूँ। जो नया ओमेगा है डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू टी अपॉन टी डैश।
जो आपका नया टी डैश आया है वो 84 आया है, पहले कितना था 24 × 60, इतना ही मिनट्स था ना पहले। अब कितना आया 84.6। जब इस चीज को कैलकुलेट करोगे ना ये ऑलमोस्ट 17 टाइम्स आएगा। ओमेगा डैश विल बी इक्वल टू 17 ओमेगा, मतलब जो नया आपका जो एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए वो 17 टाइम्स होना चाहिए करंट एंगुलर वेलोसिटी के। मतलब अभी आपका जो अर्थ रोटेशन है वो 24 आवर्स में पूरा कर रहा है। अगर अर्थ का रोटेशन अभी जो करेंटली ओमेगा है वैल्यू, उस ओमेगा के 17 टाइम्स कर दोगे तो जो आपका नेट वेट है ना वो जीरो हो जाएगा डायरेक्टली। ये स्टेटमेंट के तौर पे भी आता है, ये नेट वेट आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा व्हेन न्यू ओमेगा विल बी इक्वल टू 17 टाइम्स ऑफ करेंट ओमेगा। ठीक है, तो ये चीज है वैल्यू। अब ये डायरेक्टली भी जिसको याद रहता है वो डायरेक्टली मतलब ये सारी चीजें सॉल्व नहीं करता है, वो डायरेक्टली 17 टिक करके आगे बढ़ता है। आपको भी ये वैल्यू याद रखनी है, एग्जाम में आता है तो वहां पे डेरिवेशन नहीं करने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle is suspended from a spring and it stretches the spring by 1 centimeter on the surface of earth. By how much amount the same particle will stretch the same spring at a place 800 kilometer above the surface of earth? सबसे पहले तो दिमाग में आएगा कि ऐसा क्या फर्क पड़ जाता है कि इतना ऊपर जाने के बाद हमको स्ट्रेच में मतलब कोई डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे पहली बात, जब भी आप क्या करते हो किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो, ठीक है, तो उसमें के अंदर क्या पैदा होता है, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स को कैसे डिनोट करते हो, के इंटू एक्स। अगर वो चीज क्या है इक्विलिब्रियम में है तो वो आपके मास को बैलेंस कर रही होगी, नॉर्मल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेच है एक्चुअल में जब इसका फॉर्मूला आप देखोगे तो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ जी। और जी की वैल्यू कहाँ पे वेराई करती है, अगर आप अर्थ के सरफेस से अंदर डेप्थ में जाते हो या फिर आप किसी हाइट पे जाते हो तो ये जी क्या होता है, वेराई करता है। और दोनों के केस में डिक्रीज ही करता है, आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हो। जो हाईएस्ट वैल्यू होती है जी की वो हमेशा आपके सरफेस पे होती है। आप चाहे उसके ऊपर जाओ चाहे आप उसके अंदर जाओ डेप्थ में जाओ, हमेशा जी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सो दैट्स वाई उसने बोला कि अगर मैं 800 किलोमीटर ऊपर चला जाता हूँ तो वहां पर क्या फर्क पड़ेगा, वहां पर जो हमारा कंप्रेशन देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा। तो हमने बोला ठीक है, ये जो वैल्यू है एम बाई के है, जी को मैं क्या कर लेता हूँ, जी, क्योंकि देखो उसने डिस्टेंस को चेंज किया है, डिस्टेंस चेंज किया है मतलब जो वैल्यू चेंज हुई है वो स्मॉल आर की चेंज हुई है। तो हमको जो रिलेशन निकालना है एक्स का वो आर के रिस्पेक्ट में निकालने तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले उसने एक चीज दे रखी है और सेम चीज चेंज करके उसने वापस से बोल रखा कि भाई नया वैल्यू बताओ। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हम हमेशा क्या करेंगे, रिलेशंस डिफाइन करेंगे। जो वेरिएबल है और जो निकालना है इन दोनों के बीच में हमेशा एक रिलेशन डिफाइन करो और क्वेश्चन को प्रोसीड करो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो हमने इस वजह से जी की वैल्यू पुट कर दी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जो डिस्टेंस है स्मॉल आर कर लेता हूँ, ज्यादा बेटर लगेगा आपको, स्मॉल आर स्क्वायर। ये सिंपली वैल्यू पुट कर दिया मैंने एम बाई के और ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मास वैसे ही कांस्टेंट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है अगेन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन ये मास कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी चेंजेस आएंगे वो किसके वजह से आएंगे, इसके वजह से आएंगे। जब वो सरफेस पे था तो स्प्रिंग का स्ट्रेच कितना था, 1 सेंटीमीटर। तो जो नया स्ट्रेच आपको निकालने का है एक्स अपॉन, ये जो नया है जो निकालना है उसको हमेशा न्यूमरेटर में रखा करो, दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर। और जो भी ये डिस्टेंस हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं, जो भी ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर मैंने लिखा है, ये जो भी आर कैलकुलेट होता है वो अर्थ के सेंटर से कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब किलोमीटर्स में डायरेक्टली बात की गई है तो आपको रेडियस ऑफ अर्थ पता होना चाहिए 6400 किलोमीटर्स। तो जब ये क्या था, ये पहले वाला था, तो पहले जो आपका रेडियस था वो कितना था, 6400 किलोमीटर्स। अब जो आप जिस हाइट पे हो, आप किसी हाइट पर हो 800 किलोमीटर, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी सेंटर से, 6400 प्लस 800 दैट विल बी 7200। ठीक है, और स्क्वायर तो बाय डिफॉल्ट रहेगा ही सही। तो यहां से समझ में आएगा कि एक्स डैश की जो वैल्यू है, एक्स पहले कितनी वैल्यू दे रखी है, 1 दे रखी है, तो इसको आप क्या ले लो, आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई कर दो इंटू 64 बाई दिस वन। सो ये हो जाएगा 8/9 होल स्क्वायर। जब इस चीज को कैलकुलेट करोगे इट विल कम आउट टू बी दिस वन विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.8। 0.8 के आसपास इसकी वैल्यू आती है, जो कि मुझे डायरेक्ट भी पता है। ये अप्रोक्सीमेशन हल्का फल्का आपको आता होगा ना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती।
ठीक है, डायरेक्टली आंसर इसके क्लोज कौन सा है, 0.8 के 0.79, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हो गया, ओके। इफ द अर्थ वेयर टू रोटेट फास्टर देन इट्स प्रेजेंट स्पीड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल, देखो उसने क्या बोला कि अगर अर्थ को क्या करोगे, अगर ज्यादा रोटेट कर दोगे, ठीक है, रोटेट फास्टर देन इट्स प्रेजेंट स्पीड, देन बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि जब भी अर्थ क्या होगा, रोटेट होगा, अगर ज्यादा स्पीड से आप रोटेट कर देते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका mg तो चेंज करेगा नहीं वहां पर, क्योंकि g की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं उससे। एक चीज चेंज होगा, दैट इज बाहर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर ये चेंज होगा। तो ये जो नेट एक्सेलरेशन, सॉरी जो नेट फोर्स आपका एक्ट होता है, एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर बोल सकते हो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो ज्यादा क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगा, और जो नेट आपका एपरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, एफ नेट, ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका अब डिक्रीज कर जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप वेट की बात करते हो तो आपका जो अपरेंट वेट है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एक ही ऑप्शन में मुझे दिख रहा है जहां पर डिक्रीज एट द इक्वेटर लिख रखा है, एंड सिर्फ यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन में तो मुझे रिमेन अनचेंज्ड, इंक्रीज, रिमेन अनचेंज दिख रहा है, तो बाकी तो मैं देखने वाला ही नहीं हूँ। बट एक जो क्वेश्चन आता है कि सर क्या फर्क पड़ता है ये जब हम इक्वेटर पे होते हैं और जब पोल पे चले जाते हैं, पोल पे चले जाते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो पोल्स पे दैट्स वाई ये जो आर ओमेगा स्क्वायर वाला जो फैक्टर है ना, जो एक्चुअल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा, ठीक है, और यही पे आप लेमडा की वैल्यू कंसिडर करते हो, अगर आप किसी पॉइंट पर हो इसी को लेमडा मानते हो या थीटा मानते हो, तो जैसे ही आप पोल पे चले जाओगे ना, तो ये लेमडा 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, लेमडा 90 डिग्री के बराबर, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एट पोल। तो ये जो एग्जैक्टली वैल्यू है, जो आपकी जी की वैल्यू आएगी वो पोल्स पे आएगी, जो जी की वैल्यू होती है सबसे मैक्सिमम कहाँ होती है, यहाँ पे ही होती है। जो एपरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो मैक्सिमम यहाँ पे होता है, दैट्स वाई बोला जाता है कि अगर आपको एक्चुअल वेट का पता करना है, जहां पर आप देखते हो कि अर्थ के रोटेशन का कोई इफेक्ट ना दिखे, तो आप पोल्स पे चले जाओ, पोल्स पे आपका एक्चुअल वेट पता चलेगा, ठीक है। इंडिया कहीं यहाँ पर है कि नहीं, इंडिया जब आपको यहाँ पर दिखेगा तो वो ऑलमोस्ट क्या है, इक्वेटर के पास है, दैट्स वाई यहाँ पर जो वेट होगा कंपैरेटिवली आपको क्या होता है, कम फील होता है इन दिस रीजन। तो आपको बस थोड़ा सा ये चीज ध्यान में रखना है कि जब आप पोल्स पे जाओगे तो आपको आपका वेट बाय डिफॉल्ट इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, या फिर आप ऐसे कंट्री में जाते हो जो पोल्स के क्या होते हैं, पास होते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल के पास जाओ या साउथ पोल के पास जाओ, जब भी आप वहां पे जाओगे आपको जो आपका एक्चुअल वेट फील होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा फील होगा। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे जाने से वजन बढ़ जाता है, इट्स जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। और आपको ये चीज जानना जरूरी है कि जब आप पोल्स की तरफ जाते हो तो जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है वो कंपैरेटिवली आपका कम होता चला जाता है, और जो नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपके ऊपर एक्ट करता है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ, वो आपका क्या होता है, कम होता चला जाता है। दैट्स वाई वो रीजन है, और कोई भी कुछ फर्दर रीजन जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, four similar particles of mass small m are orbiting in a circle of radius r in the same angular direction because of their mutual gravitational attractive force. Then the velocity of the particle is given by, ठीक है, फोर सिमिलर पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब बात यह है कि उसने निकालने को तो मुझे बोला है कि वेलोसिटी ही निकालना है, और नेट फोर्स, अच्छा आपस में ही उसने पूछ लिया कि बताओ भाई एक के ऊपर मतलब क्या नेट फोर्स हो रहा होगा और उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो ये मेरा कंसिडरेशन है, इस पे किसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, इसके वजह से, एक इसके वजह से, और एक इसके वजह से, ठीक है। तो ये इसको क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा, एक ये इसको खींच रहा होगा, एक ये इसको खींच रहा होगा। तो जब हमने कंपोनेंट लिया, जब हमने कंपोनेंट लिया इसका इस तरफ और इसका क्या आएगा कंपोनेंट इस तरफ, तो जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है वो कैंसल आउट हो जाएगा, और इसका दोनों का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो दोनों क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे, और इसके वजह से जो अट्रैक्शन था वो भी नीचे की तरफ ही था। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका नेट फोर्स हो गया किसी भी एक पार्टिकल पे। अब क्योंकि वो सर्कुलर मोशन पे है, चीजें क्या है, मतलब कोई भी डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा उनके बीच में, दैट मीन्स कि जो नेट फोर्स है वो बैलेंस्ड है उनके बीच में।
तो जो भी नेट फोर्स आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से दिख रहा है, उतना ही नेट क्या हो रहा होगा, एक स्यूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फॉर्मेट में प्रेजेंट होगा mv² by r। ठीक है, तो जो भी नेट फोर्स है, एक तो देखो 2f cos 45 डिग्री इन दोनों की वजह का जो कंपोनेंट है जो नीचे आया है वो, और f1 के वजह से अट्रैक्शन, वो दोनों ऐड कर दो और उसको किसके इक्वेट कर दो, mv²/r। यहाँ से आपकी वैल्यू कौन सी वाली निकल जाएगी, आप सिंपली यहाँ से v की वेलोसिटी, मतलब जो भी उसकी वेलोसिटी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब बस ध्यान में रखना कि ये जो डिस्टेंस है, जब फोर्स कैलकुलेट करो gm/r², तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना। ये चीज, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये कितना हो जाएगा, √2r। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है इस वाले पार्टिकल का इसके साथ, ये r और r, ये 2r है, तो जब स्क्वायर करोगे तो नीचे 4r² आ जाएगा। नॉर्मल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। v पे क्या है, स्क्वायर है, बाद में जाके वो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो कुछ इस फॉर्मेट में भी आपको देखने को मिल सकता है अगर हाफ ना दे तो। ठीक है, तो अपना ऑप्शंस पे ध्यान रखिएगा। सॉरी। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ अर्थ टू अनदर प्लैनेट इज 2/3। अच्छा, रेशियो ऑफ रेडियाई बोल रहा है, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ देयर मीन डेंसिटी इज दिस। अच्छा, उसने मीन डेंसिटी बोल दिया, मास का कोई डिफरेंस नहीं दिया उसने, उसने क्या दिया, डेंसिटी का दे दिया। If an astronaut can jump to a maximum height of 1.5 meter on the earth with the same effort, the maximum height he can jump on the planet is। देखो यार, जब भी हम g की बात करते हैं ना, तो हमेशा मैंने बोला है कि g किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली h के प्रोपोर्शनल है, राइट। जब भी g का फॉर्मूला लिखते हो तो ये होता है gm/r², दैट विल बी दिस वन। अब जब भी हम रिलेशन डिफाइन करते हैं ना उनके बीच में, तो g तो वैसे भी क्या है, अपना कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट रहता है। बट एक फर्क है यहाँ पर, फर्क ये चीज है कि देखो ये r है, ये डिस्टेंस, सारी सारी चीजें वही सब कुछ है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। बट एक जो चीज आपको देखने को मिलती है वो यहाँ पर मास के रिस्पेक्ट में, ओवरऑल मास आपका कांस्टेंट ही रहेगा, मास में कोई टेंशन नहीं है। बट ये इंडिविजुअल मास है, दोनों अर्थ और मून दोनों का मास क्या है, अलग अलग। अब ये चीज बस ध्यान में रखना है, जब भी ये सारी चीजें कैलकुलेट हो, मास को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो बस इसको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में क्या कर दो, चेंज कर दो। ठीक है, डेंसिटी को डेंसिटी लिख दो, रो से रिप्रेजेंट कर दो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3πr³ बस इतना ही करने का और कुछ भी नहीं करने का। और डिवाइडेड बाई क्या है, r², और ये किसके प्रोपोर्शनल है, 1/h के प्रोपोर्शनल है। 4/3 कांस्टेंट है, हटा दो, ये r² से ये कैंसिल हो जाएगा। सो रो r किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इनवर्सली h के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, या फिर रो r इंटू एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये डायरेक्टली बोल सकते हो। ये h को इधर भेज दो, तो रो इंटू आर इंटू एच क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा डायरेक्टली। ये रिलेशन डायरेक्टली याद भी रखना, बड़ा काम आता है। ठीक है, जब भी ये रेशियो और ये रेडियस और डेंसिटी और हाइट के बीच में रिलेशन पूछता है, तो ये डायरेक्टली हम लोग यूज करते हैं। तो ये मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया बस कि कैसे, कहाँ से आ गया वो। तो डायरेक्टली ρ1r1h1 विल बी इक्वल टू ρ2r2h2, दो अलग अलग प्लैनेट्स के बीच में, या दो अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में, या फिर किसी भी दो बॉडीज के बीच में आप ये डायरेक्ट रिलेशन लगा सकते हो, जिनका जो वैल्यू है ग्रेविटेशन का, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो अगर चेंज होता है तो डायरेक्टली ये रिलेशन आप लगा सकते हो। ठीक है, बस इसमें वैल्यू पुट करो और अपना जो H2 निकालना है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, the value of small g at a particular point is 9.8 meter per second square. Suppose the earth suddenly shrinks uniformly to half its present size without losing any mass. The value small g at the same point will now be। देखो, एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जानना है कि सबसे पहले उसने क्या बोला कि अर्थ जो भी पहले साइज में थी, अब वो क्या होगी, आधा हो गया। आधा हो गया मतलब रेडियस क्या हो गया होगा, उसका हाफ हो गया होगा। तो रेडियस हाफ हो गया होगा, तो अब वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, मास में कोई चेंजेस नहीं आया है, मास एज इट इज वही चीज है। ठीक है, बस आज क्या हो गया, रेडियस उसका हाफ हो गया। अब उसने बोला कि जो अब g की वैल्यू है, जो अब g की वैल्यू है उसका क्या होगा एट द सेम पॉइंट। अच्छा, पहले तुम कहाँ पे थे, तुम पहले मुझे ये बताओ, पहले कहाँ पे थे, पहले यहाँ पे थे। और आज भी वो बोल रहा है, आज जो ये आपका नया अर्थ है, दिस इज न्यू अर्थ। न्यू अर्थ के लिए वो जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, ये आउटसाइड है। फॉर न्यू अर्थ दिस पॉइंट इज आउटसाइड, है कि नहीं। और आप आज भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो वो आर ही आएगा, है कि नहीं।
तो जो g की वैल्यू है वो gm अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर जो लिखते हो, आज भी वो r की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर ही है, जो कि पहले के जैसी रह जाएगी। समझ में आया? सो दैट्स वाई कोई चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज जो जी की वैल्यू है वो जी डैश दोनों की बराबर ही रहेगी, जस्ट बिकॉज जब श्रिंक हुआ ना, तो अगर सेम पॉइंट पे तुम निकाल रहे हो तो सेम पॉइंट आज भी क्या है, उसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर की तरह ही है। वो आप किसी हाइट पे चले गए हो, आप r/2 डिस्टेंस एबव चले गए हो, बस ये चीज हो गई है। अच्छा, अगर ऐसा होता कि आज उस क्या हो गया, उसका साइज डबल हो गया है, मतलब रेडियस डबल हो गया है, और आज उसी पॉइंट पे आपको वापस पुराने पॉइंट पे निकालना होता, तब क्या हो जाता? मान लो पहले क्या था वो ऐसा था, और आज ये रेड वाला मान लो ये न्यू अर्थ है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो पहले आप कहाँ पे होते? पहले आप यहाँ पे होते, और उस टाइम उस केस में न्यू अर्थ के लिए ये क्या हो जाता है, एक डेप्थ हो जाता। समझ में आया? तो वो जो रिलेशन है वो आज आर स्क्वायर वाला नहीं रहता, आज वो लीनियर बन जाता, और ये जो डेटा है वो पूरा चेंज हो जाता। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, वो क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, next question. R is the radius of Earth and omega is its angular velocity and Gp is the value of G at the poles. The effective value of G at the latitude lambda equal to 60 degree will be equal to, बस आज उस फॉर्मूले के आगे cos स्क्वायर लेमडा लगा दो, और लेमडा की वैल्यू लैटिट्यूड ही है, लैटिट्यूड की वैल्यू बस वहां पर 60 डिग्री पुट कर दो, जो भी आंसर आएगा अपना टिक कर दो। आई थिंक ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। If the radius of the earth were to shrink by 1% with its mass remaining the same, अच्छा, जो रेडियस है वो क्या कर रहा है, श्रिंक कर रहा है 1% से, मास आज भी सेम है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सर्फेस इज, अच्छा, जो जी की वैल्यू है वो जी एम अपॉन आर स्क्वायर होती है कि नहीं? या फिर स्मॉल आर लिख दो, कैपिटल आर नहीं, आज क्या लिख दो, स्मॉल आर लिख दो। आज वही रेडियस क्या हो गया है, 1% से रिड्यूस हो गया है। तो जो नया आर बनेगा आपका, या फिर जो नया आर बन रहा है वो क्या रह जाएगा, 0.99 आर रह जाएगा। परसेंटेज का वीडियो तो देखे होगे, 1% डिक्रीज मतलब जो नया है वो डेसिमल्स में क्या हो जाएगा, 0.99 आर। तो जो नया जी डैश आएगा वो जी एम अपॉन 0.99 आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और 0.99 का होल स्क्वायर, 1/0.9 का होल स्क्वायर कितना होता है, फैक्टर, लास्ट में कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा। और 1.02 का मतलब क्या होता है, 2% इंक्रीज। ये चीज बस ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगर मान लो ये श्रिंक बाई 50% हो जाता, तो 50% के श्रिंक के केस में क्या हो जाता, ये जो इंक्रीज होगा ना वो 50 पर सॉरी 4 टाइम्स हो जाता है। फिर जी जी का वैल्यू आप थोड़ा एक बार कैलकुलेट करके देखना, तो आपको एक आइडिया लगेगा। ठीक है, while approaching a planet circling a distant star, an astronaut determines the radius of the planet is half of that of the Earth. अच्छा ठीक है, उसने क्या बोला कि जो रेडियस है प्लैनेट का, वो अर्थ के रेडियस का क्या है, हाफ है। After landing on its surface, he finds its acceleration due to gravity is twice that of the Earth. Okay, जो acceleration due to gravity है planet का, वो उसने बोला twice है as compared to that of Earth. The ratio of the mass of planets and that of the Earth is. देखो सिंपल सा बात है, G का फॉर्मूला लिखो, GM अपॉन आर स्क्वायर, है कि नहीं? अब यहां से ही आप क्या कर लो, चीज़ों को डिफाइन कर लो। यहाँ पर जो जो भी आपका क्या है, जो वेरिएबल्स है उनके बीच में आप क्या कर लो, रिलेशन को डिफाइन कर लो। ठीक है, और यहाँ से आपको वो सारी चीज़ों का आइडिया तुरंत पता चल जाएगा। दोनों का जी यहाँ पर दे ही रखा है, आर स्क्वायर सारा कुछ यहाँ पर है ही सही। तो आप डायरेक्टली इनके बीच में क्या कर लो, प्रोपोर्शनैलिटी डिफाइन कर लो, एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लो, जी अप किसके बीच में, द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्लैनेट टू दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जब मास ऑफ प्लैनेट मतलब ये वाला है ना, तो मास के रिस्पेक्ट में जब ये प्रोपोर्शनैलिटी डिफाइन करोगे आप, तो इट विल कम आउट टू बी एम विल बी प्रोपोर्शनल टू जी इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, और मास ऑफ प्लैनेट निकालने का है, मास ऑफ प्लैनेट निकालने का है, तो एम ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाई एम ऑफ अर्थ, दैट विल बी इक्वल टू सिंपली जी आर स्क्वायर किसका, प्लैनेट का, डिवाइडेड बाई जी आर स्क्वायर ऑफ सॉरी अर्थ। तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू बताओ, जीपी अपॉन जीई, जीपी अपॉन जीई इट विल बी 2। ठीक है, और आर पी अपॉन आर ई, आर पी अपॉन आर ई 1/2 है और उसका स्क्वायर भी है, तो 1/2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/4, ये हो जाएगा आपका 1/2। जो भी आपका एम पी अपॉन एम ई है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। सो अगेन क्वेश्चन बड़ा इजी था, सिर्फ एक ही काम करना होता है, जो भी चीज़ें दे रखी हैं
अगर सेम कुछ आपको रिलेशन पता है तो आप डायरेक्टली उनके बीच में प्रोपोर्शनैलिटी डिफाइन कर लो, क्योंकि एक केस दे रखा है और दूसरा केस निकालना है, तो हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी निकालना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेप्थ d at which the value of acceleration due to gravity becomes 1 by n times the value of the surface of earth is। ठीक है भाई, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1 बाई एन टाइम्स, मतलब जो नया जी है वो क्या है, जी बाई एन है। तो भाई डायरेक्टली क्या कर दो, जी डैश के जगह पे जी बाई एन रख दो और यहाँ से क्या कर लो, डी की वैल्यू निकाल लो। उसने यही तो पूछा है, डेप्थ डी की वैल्यू बता दो भाई, तो ये तो डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। डायरेक्टली वो सॉल्यूशन की तरह ही तुम क्या कर सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो, मेरी जरूरत नहीं है। Next question. The radii of two planets are respectively r1 and r2 and their densities are respectively ρ1 and ρ2. The ratio of their accelerations due to gravity at their surfaces. अच्छा यार एक बात बताओ, g की वैल्यू मैंने पहले ही बताई थी कि gm अपॉन क्या है, r स्क्वायर है। ठीक है, अब मास को तुम क्या कर दोगे, बस डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दोगे, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एक आर से ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और ये बन जाएगा आपका 4/3 पाई, ये बन जाएगा रो और ये हो जाएगा जी और एक आर बच जाएगा, ये रह जाता है। तो ये जी का फॉर्मूला हो जाता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि देखो दो प्लैनेट है, उसके आर की वैल्यू ये है, तो एक आर वेरिएबल हो गया और दूसरा डेंसिटी, तो एक ये वेरिएबल हो गया, बाकी तीनों तो वैसे भी क्या है, कांस्टेंट है, 4/3 पाई और जी वैसे भी क्या है, कांस्टेंट है, तो जी विल बी प्रोपोर्शनल टू आर इंटू रो। अब रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट देयर सरफेसेस, तो सिंपली आपको जी1 बाई जी2 कैलकुलेट करना है, तो आर1 रो1 अपॉन आर2 रो2 आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। आर1 अपॉन आर2 आपको पता ही है, या फिर क्वेश्चन में दे रखा होगा, या फिर रो1 अपॉन रो2 क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो डायरेक्टली ये चीज़ आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन मैच कर रहा हो आप उसको टिक कर सकते हो। विच ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू, अच्छा ये तो डायरेक्टली है, अंदर की तरफ क्या होता है, लीनियर होता है, इस तरफ क्या होता है, इनवर्स पैराबोलिक, है कि नहीं। ये थोड़ा हल्का सा मतलब स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा होगा, बट ये थोड़ा ऐसा ही है। ठीक है, तो ये इनवर्स पैराबोलिक, सो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सारी रिलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स आर एज शोन इन द फिगर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। पोटेंशियल, ओके ये सारा डायग्राम दे रखा है और शेल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दे रखा है, स्फेरिकल शेल। ठीक है, और एक पॉइंट सबसे अंदर वाले शेल में है, एक उसके सरफेस पर है, ए इन दोनों के बीच में है और बी इन दोनों के बीच में है। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन बी, पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन बी, नहीं, आप सेंटर से जितना दूर जाओगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी उतनी ही बढ़ती चली जाती है। तो पोटेंशियल ऑफ ए तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ बी से तो क्या है, कम है। ये स्टेटमेंट पूरा रॉन्ग है। बी ऑप्शन, ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए इज लेस देन बी, नहीं यार, जो नजदीक है उसमें तो ग्रेविटेशनल पुल सबसे क्या होगा, ज्यादा लगेगा। समझ में आया, तो ग्रेविटेशनल आप डायरेक्टली बोल सकते हो एफ जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बी, तो ये स्टेटमेंट भी टोटली गलत। एज वन मूव्स फ्रॉम सी टू डी देन द पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, देखो जहां तक बात है उन्होंने क्या डिफाइन किया है, यहाँ पर शेल को डिफाइन किया है, और जब भी शेल की बात आती है तो अंदर में, मैंने हमेशा बताया कि अंदर में जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, बात तो बिल्कुल सही है। और उन्होंने एक्चुअल में जो बात की है वो भी किसकी बात की है, पोटेंशियल की बात की है। तो जब वो पोटेंशियल की ही बात कर रहे हैं और पोटेंशियल के बारे में ही पूछ रहे हैं, ठीक है, तो वो तो कांस्टेंट होगा ही सही, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी को देखो, एज वन मूव्स फ्रॉम डी टू ए देन द ग्रेविटेशनल फील्ड डिक्रीजेस, हाँ भाई, तुम अगर दूर जा रहे हो, सेंटर से तुम दूर जा रहे हो, तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो क्या होगा तुम्हारे लिए, डिक्रीज तो करेगा ना, और उसके वजह से जो नेट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सो ये ऑप्शन भी आपका क्या है, करेक्ट है। ये चीज आप ध्यान में रखिए, तो आपका ऑप्शन सी और डी दोनों ही क्या हो जाएंगे, आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ रॉक having mass small m and rotating at a height of 3.2 into 10 to the power 6 meter from the earth's surface is this। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात की गई है, पोटेंशियल एनर्जी की जब भी बात होती है मैं हमेशा बोलता हूँ आगे में क्या लग जाता है, बस एक एम लग जाता है, बताया था। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, ये वापस से क्या हो जा रहा है, ठीक है, चलो इसको इससे बता देते हैं। ये जो एम एक्स्ट्रा आ जाता है उसमें, और तो कुछ भी नहीं रहता है इसमें। तो रोटेटिंग एट एन हाइट ऑफ दिस, अच्छा दिस हाइट, अब जैसे इस हाइट को देखोगे ना तो कुछ याद आना चाहिए।
देखो जब भी आप रेडियस ऑफ अर्थ लिखते हो ना, वो लिखते हो 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, ठीक है, या फिर किलोमीटर्स में लिखते हो तो 6400 किलोमीटर, ठीक है। अब जब 6.4, जब भी 3.2 दिखे तो थोड़ा समझ जाया करो कि वो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ का हाफ है, 3200 किलोमीटर, जिसको आप 3.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर भी बोल सकते हो। तो उसने क्या बोला कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉक हैविंग मास एम एंड रोटेटिंग एट अ हाइट ऑफ दिस फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब सरफेस के भी ऊपर है, ठीक है। तो नेट हाइट कितना हो जाएगा, क्योंकि हर चीज कैलकुलेशन, जो आर का कैलकुलेशन है वो कहाँ से होता है, सेंटर ऑफ अर्थ से होता है। तो आर ई प्लस एक तरह से आर ई बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा 3 RE/2। समझ में आया, ये जो डिस्टेंस है वो RE/2 के बराबर है, वो भी अबव द सरफेस। सो नेट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना हो जाएगा 3 RE/2। और सिंपली कहाँ पे इसको पुट दोगे, आप ना, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है G MEM अपॉन स्मॉल आर, स्मॉल आर आज किसके बराबर है 3 RE/2 के बराबर, टू ऊपर चला जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा माइनस, अच्छा ये पोटेंशियल एनर्जी है तो नेगेटिव लगाना मत भूलना, -2/3 GME M अपॉन RE, डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर जो फॉर्मूला, जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो स्मॉल जी के फॉर्मेट में दे रखे हैं। तो स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है, GM/RE²। अब GME/RE तो है अपने पास, बट स्क्वायर नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, हमने बोला कि ठीक है, हम नीचे भी किससे डिवाइड कर देते हैं, RE से कर देते हैं, और ऊपर भी किससे कर देंगे, RE से कर देंगे, और इसको कंबाइंडली क्या लिख देंगे, G लिख देंगे। तो ये बन जाएगा -2/3 GME अपॉन ये कितना हो जाएगा स्मॉल जी, और ये स्मॉल m, और ये RE यहाँ पे आ जाएगा। तो इस फॉर्मेट में भी आप क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। ऑप्शंस देख लेना कौन से फॉर्मेट में है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फेरिकल शेल, अब ये तो हम लोग बहुत देर से देखते आ रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है इनसाइड द हॉलो स्फेरिकल शेल। और ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पूछा है उसने, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाएगा। अच्छा उसने अगर पोटेंशियल पूछा होता तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता, पोटेंशियल क्या होता अंदर में, कांस्टेंट होता। और पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता वहां पे, GM/स्मॉल आर, या फिर कैपिटल आर बोल सकते हो, जो भी रेडियस है। समझ में आया। Next question. The gravitational potential at the center of a square of side A and four equal masses placed at the corners of a square is. ठीक है, देखो बात इसने किसकी की गई है, अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की गई है, फर्क है, ध्यान में रखो। अगर फोर्स होता और सेंटर पूछा होता, डायरेक्टली मेरा आंसर क्या होता, जीरो होता। जीरो सिर्फ किसके केस में होता, फोर्स के केस में। मैंने हमेशा बोला है जहां पे सिमेट्रिसिटी आ जाती, सिमेट्रिसिटी के केस में फोर्स आपका क्या हो जाता है, जीरो होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और सारे कंपोनेंट्स आपस में क्या हो जाते हैं, उसमें कट जाते हैं। बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, सारे क्या होंगे, आपस में ऐड अप ही होंगे, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो हमने क्या कर दिया, हमने एक स्क्वायर बनाया, हमने स्क्वायर बनाया और अंदर में क्या रख दिया, आपका जो भी मास है हमने उसको अंदर में रख दिया। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यहाँ पे उसने पोटेंशियल पूछा है किसके वजह से, सारे मासेस जो आपके यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इन सब की वजह से बीच में पोटेंशियल कितना हो जाएगा। यहाँ पर उसने पोटेंशियल पूछा है कि भाई बताओ यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो इस पे देख लो, सबसे पहले तो सारे मासेस का डिस्टेंस निकाल लो कि ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है, सबका डिस्टेंस निकाल लो। तो अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो आपका ये क्या, इसको क्या बोलते हो, डायगोनल बोलते हो, डायगोनल का ये हाफ डिस्टेंस है। अगर देखा जाए प्यार से तो ये डायगोनल का हाफ डिस्टेंस है। अब डायगोनल का कैसे निकालोगे, अब डायगोनल निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो जाता है, आपको पता है वो स्क्वायर है, तो ये भी ए होगा, ये भी हो जाएगा, तो पूरा डायगोनल किसके बराबर, √2a के बराबर। अब ये इसका क्या है, डायगोनल का हाफ है, तो √2a का हाफ करोगे तो ये कितना आ जाएगा, a/√2। ये कितना आ जाएगा, a/√2, ठीक है। अब डायरेक्टली जब पोटेंशियल निकालोगे तो क्या होता है, GM/R माइनस GM/ स्मॉल आर। स्मॉल आर यहाँ पे क्या है, a/√2। अब क्योंकि ऐसे ऐसे चार एलिमेंट हैं, तो इसको चार से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, या फिर चारों को आपस में एक बार वापस GM/A/√2 ये चार बार ऐड करो। चार बार ऐड करने से बढ़िया कि चार से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। माइनस ये √2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, -4√2 GM/A आपका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा। सो आई थिंक ये आपका आंसर करेक्ट है, क्योंकि पोटेंशियल के बारे में पूछा है तो नेगेटिव साइन लगाना मत भूलना, ठीक है। एक चीज और,
पोटेंशियल नेगेटिव होगा, बट जैसे जैसे अगर आप ऊपर जाओगे, जैसे मान लो सरफेस ऑफ अर्थ है, मैंने हमेशा बोला है कि जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाओगे आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाई होता चला जाएगा। कहने का मतलब अगर पोटेंशियल यहाँ पे देख रहे हो वी ए, और यहाँ पे पोटेंशियल देख रहे हो वी बी, तो मैंने पहले ही बताया कि जो वी बी का पोटेंशियल है वो क्या होता है, वी ए से ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा नेगेटिव, रिप्रेजेंट नेगेटिव में ही करोगे, बट उसका वैल्यू क्या होगा, कंपेरेटिवली ज्यादा होगा। तो हमेशा जब आप चेंज इन पोटेंशियल निकालते हो, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल में क्या हो जाएगा, वीबी माइनस वीए। तो ये चीज थोड़ा सा हल्का सा ध्यान में रखने का है कि जब आप वीबी माइनस वीए करोगे ना, मान लो कि यहाँ पर वैल्यू कितनी है, मतलब जो भी वैल्यू रहे, हो सकता है कि ये आपका क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा जब भी आप ऊपर जाओगे, लेकिन सिंपली पोटेंशियल की बात करें तो वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान में रखना कि पूछा चेंज ऑफ पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, या फिर ओनली पोटेंशियल। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, पोटेंशियल सिर्फ पूछेगा तो वैल्यू नेगेटिव, ये अगर पूछेगा तो उस केस में पॉजिटिव हो जाएगा। तो अननेसेसरीली कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले ही बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस द ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन बाय दिस। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड का वेरिएशन दे रखा है उन्होंने, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका वेरिएशन दे रखा है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड का जैसे ही वेरिएशन दे देना और उसने पूछा पोटेंशियल, डायरेक्टली रिलेशन डिफाइन कर दो। रिलेशन क्या होता है दोनों के बीच में, पोटेंशियल विल बी इक्वल टू, सॉरी, जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स। यही चीज होता है, और तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, ठीक है, जो भी दे रखा है हम उसको पुट कर देते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड दे रखा है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना दे रखा है, माइनस के बाई आर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, डीवी बाई डी एक्स के बराबर हो जाएगा, माइनस डीवी बाई डी एक्स। तो ये तो वैसे ही क्या हो गया, आपस में कैंसल आउट हो गया, के बाई आर। अब के बाई, अब देखो ये जो, इसको भी तुम रेडियस ही मान लो। अब सिंपली इंटीग्रेट करने का है तो सेम वेरिएबल्स को एक तरफ लेके चले जाओ, तो डी आर बाई आर विल बी इक्वल टू डी वी इंटू के, या फिर के को ऐसे ही रख लो, दोनों तरफ अपना इंटीग्रेट मार लो और अपना आंसर निकाल लो। वी माइनस, इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, शुरू में कितना था, देखो शुरू में वी नॉट था, तो वी नॉट से वी गया है, और ये कितना था, आर नॉट से आर गया होगा। अब ये कितना हो जाएगा, वी माइनस, सॉरी, वी माइनस वी नॉट, और इधर कितना हो जाएगा, वन अपॉन आर का इंटीग्रल एल एन आर। एल एन आर का जब यहाँ पे पुट करोगे तो ये आर नॉट से कहाँ तक जाएगा, आर तक जाएगा। सो इट विल बी नथिंग एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट। लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो आर अपॉन आर नॉट, और ये कितना हो जाएगा, वी विल बी इक्वल टू वी नॉट प्लस एल एन आर अपॉन आर नॉट। समझ, अच्छा के भूल गए क्या, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, यहाँ पर के भी है भाई, ये के भी है, प्लस के एल एन आर अपॉन आर नॉट। तो ये आपकी जो फॉर्मूला है वो कितना आ जाएगा, देखो आर अपॉन आर नॉट प्लस वी नॉट। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बड़ा ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, infinite number of masses each 1 kg are placed along x axis at x equal to plus minus 1 meter plus minus 2 meter plus minus 4 meter plus minus 8 meter plus minus 6 meter. The magnitude of the resultant gravitational potential in terms of gravitational constant. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, वो लास्ट में देखा जाएगा, बट उसने पूछा क्या है, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो हम तो डायरेक्टली देख लेंगे कि भाई ठीक है, यहाँ पे रख दिया, सबसे पहले x इक्वल टू 1 मीटर पे रखा। अच्छा, ये प्लस 1 मीटर पे रखा है तो एक वैसा ही सिंपली माइनस 1 मीटर पे भी रखा होगा हमने। ठीक है, वैसे यहाँ पे 2 मीटर पे रखा तो माइनस 2 मीटर पे भी रखा होगा, फिर ये 4 मीटर पे रखा तो माइनस 4 मीटर पे भी हमने रखा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक का निकाल लेंगे और उसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो इफेक्ट इसके वजह से होगा सेंटर पर, ठीक है, वैसा ही सेम इफेक्ट इसके वजह से भी होगा सेंटर पर। ठीक है, तो ये चीज बस क्या करना है, एक के लिए निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी एम अपॉन आर। मास कितना दे रखा है आपको, मास 1 kg है, और डिस्टेंस आपको सारा पता ही है, माइनस जी अपॉन सबसे पहला 1। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अच्छा ये जो इफेक्ट है वो उस मास की वजह से है जो x इक्वल टू 1 पर है। सेम इफेक्ट -1 की वजह से भी होगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है कि नहीं। फिर प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा, -2gm, तो वैसे ही 1 है, डिवाइडेड बाई इट विल बी 2, है कि नहीं। तो ये चीज आपको भी ध्यान में रखनी है कि ये ट्वाइस हमने क्यों किया है, बस क्योंकि वो 2 टाइम्स हमको करने का था। वैसा ही ट्वाइस ऑफ जी अपॉन कितना वहां पे डिस्टेंस है, एम को 1 ही मान लो, ये हो जाएगा 4। फिर प्लस, सॉरी अंदर में माइनस ही रहेगा, फिर माइनस अगेन जी एम अपॉन
एम को डायरेक्टली 1 लिख नहीं रहा हूँ मैं, ये 8 हो जाएगा और उसको ट्वाइस करोगे तो वापस, और ये इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं है। सो दैट्स वाई यू विल कंसिडर दैट एज एन इन्फिनिटी। ये हो जाएगा आपका नेट पोटेंशियल। जब आप इसको प्यार से देखोगे तो पता चलेगा, -2 को कॉमन ले लो और यहाँ पर अच्छा -2g को ही कॉमन ले लो, ये कितना रह जाएगा 1, 1/1, यहाँ पर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, और आपको पता चल जाएगा कि ये इन्फानाइट जीपी सीरीज है। इन्फानाइट जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। ठीक है, यहाँ पे देखो 1/2 डिवाइडेड बाई 1, तो r कितना है आपका 1/2 है, तो इन्फिनिटी जीपी सीरीज यहाँ पे पॉसिबल है। अदरवाइज क्योंकि r क्या है 1/2 है जो कि लेस देन 1 है, लेस देन 1 के केस में फॉर्मूला क्या होता है 1 a/1 - r। अच्छा ये 1 से बड़ा होता तो क्या होता पता है क्या, 1 से बड़ा तो डायरेक्टली आंसर इन्फिनिटी, क्योंकि वो कन्वर्जिंग सीरीज नहीं है। जब कन्वर्जिंग नहीं होगा तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाता है उसका, इन्फिनिटी। मैंने हर कुछ बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें आपको बता रखी है। तो कहीं पे भी देखो, कोई हमेशा जब भी ये सीरीज वीरीज लिखते हो ना, और जब भी ये इनफाइनाइट टर्म्स वाले सीरीज आते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, चीज़ें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो आता है वो चीज़ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसमें क्वालिफाई हो जाओगे, टेंशन फ्री रहो। तो a/1 - r, ए यहाँ पर कितना है 1 है, 1 - r, r कितना है 1/2, सो ये कितना हो जाएगा -2g इंटू 1/1/2 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -4g। अच्छा इसने सिर्फ पूछा है मैग्नीट्यूड, इसने सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, तो डायरेक्टली तुम आंसर क्या कर दोगे 4g। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आंसर 2g ये गलत दे रखा है, गलत दे रखा है। ठीक है, next question. The acceleration due to gravity on the surface of moon is 1/6 that of the surface of earth, and the diameter of the moon is 1/4 that of the earth. The ratio of escape velocity of the earth and moon is। अब देखो भाई, escape velocity का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ध्यान रखना 2gr। ठीक है, √2gr। अब यहाँ पर क्या दे रखा है उसने, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी दे रखा है। अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, तुम डायरेक्टली उसका रिलेशन डिफाइन कर लो कि भाई ये जो क्या है 2 तो कांस्टेंट है, तो v विल बी प्रोपोर्शनल टू √g r। तो अब यहाँ पर रेशियो निकालना है अर्थ और मून का, तो यहाँ पे VE और VM, तो ये किसके बराबर हो जाएगा √g r ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई √g r ऑफ मून, राइट। तो ये हो जाएगा √GE/GM, ओके, डिवाइड, या फिर इसको मल्टीप्लाई भी करके बोल सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करके भी बोल सकते हो RE/RM। ठीक है, √GE/GM कितना हो जाएगा, कितना दे रखा है अर्थ का, कितना दे रखा है उसका 1/6 है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ मून इज ओके। ये 1/6 हो जाएगा तो अर्थ का 6 टाइम्स हो जाएगा, सो √6 इंटू, और रेडियस ऑफ अर्थ भी 4 टाइम्स है, तो ये डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा √24 आंसर। तो अगेन क्वेश्चन बड़ा ही ईजी था, सिंपली रिलेशन डिफाइन करो, और रिलेशन जो भी प्रॉपरली डिफाइंड हो रहा है उसके ऊपर का पावर भी लगाना, ये नहीं कि डायरेक्टली भूल गए कि सर रूट भी तो कांस्टेंट ही होता है उसको हटा देते हैं। नहीं, रूट कांस्टेंट नहीं होता है, वो उसके ऊपर पावर होता है। जब ये √2gr लिख रहे हो ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि उस पर पावर कितना है 1/2 है। ठीक है, पावर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो कि कांस्टेंट नहीं होता, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो जो भी उसके ऊपर पावर हो, पावर के साथ उसका रिलेशन लिखना या उसका प्रोपोर्शनैलिटी लिखना, एंड देन आप क्या कर सकते हो, उसको कैलकुलेट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द ग्रेविटेशनल चैप्टर। इसमें जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो करा दिए हैं। बाकी फॉर्मूला देख लेना, जो बहुत मतलब बड़ा ही इजी वाले फार्मूले वाले हैं, वो मैंने जानबूझ के नहीं कराया है, क्योंकि आप उसको फार्मूला देखोगे ही सही, और वो डायरेक्ट पुट करके आप आंसर भी निकालोगे। ठीक है, तो फार्मूला रिवाइज कर लेना, एंड उसके अपार्ट फ्रॉम दैट इतने क्वेश्चंस मोर देन एनफ हैं। बाद में लास्ट टाइम पे इसको रिवाइज कर लेना। ओके, सो दैट्स ऑल।